गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन एसकेएस नर्सिंग एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक और रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ एटलेक्टासिस के बारे में। एटलेक्टासिस मीन्स रेस्पिरेटरी में ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण क्या होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण एल्वियोलाई का कोलैप्स हो जाना, लंग्स का कोलैप्स हो जाना क्या कहलाता है, एटलेक्टेसिस। तो इसी एटलेक्टेसिस के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। एटलेक्टेसिस क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। देन अगर किसी पर्सन के अंदर एटलेक्टेसिस डेवलप हो जाए तो कौन से क्लिनिकल फीचर्स अपने को देखने को मिलेंगे। देन कैसे हम डायग्नोस करेंगे और क्या अपन उसका मैनेजमेंट करेंगे। तो इन्हीं सब एस्पेक्ट्स को आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले अपन बात करते हैं एटलेक्टेसिस होता क्या है, मीन्स डेफिनेशन ऑफ एटलेक्टेसिस। तो एटलेक्टेसिस इज ए कंडीशन ऑफ लंग्स कैरेक्टराइज्ड बाय कोलैप्स ऑफ लंग्स टिश्यू एट एनी स्ट्रक्चरल लेवल। मीन्स एटलेक्टेसिस एक कंडीशन होती है जिसमें लंग्स टिश्यू क्या हो जाते हैं, लंग्स के जो टिश्यू होते हैं, जो पेरेन्काइमल सेल्स होती है लंग्स की, मीन्स एल्वुलाई, एल्वुलार डक्ट एंड ब्रोंक्यूल्स, तो उन एल्वुलाई का कोलैप्स हो जाना क्या कहलाता है, एटलेक्टेसिस। जैसे अपन इस पिक्चर के अंदर देख रहे हैं, ये दो लंग्स है पेशेंट के, एक राइट लंग्स और दूसरा लेफ्ट लंग। ये वाला इधर वाला आप देख रहे हो राइट लंग, देन ये लेफ्ट लंग। राइट लंग देख रहे हो आपकी नॉर्मल अपीयर हो रहा है, जबकि जो लेफ्ट लंग है इस पेशेंट का, लेफ्ट वाला, ये छोटा हो गया, कोलैप्स हो गया इसके अंदर। तो कोलैप्स कैसे हुआ इसके अंदर, देखो सिंपल सी मैकेनिज्म है कि हाइपोवेंटिलेशन हुआ, ऑक्सीजन की कमी हुई रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। देन ऑक्सीजन की कमी होने के कारण कंप्रेशन हुआ इसके अंदर। क्या हुआ, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण कंप्रेशन हुआ, और कंप्रेशन के कारण ये लंग्स पूरा कोलैप्स हो गया, सिकुड़ गया। तो इसी कंडीशन को अपन बोलते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण वेंटिलेशन होना लंग्स के अंदर, और उसकी वजह से लंग का पिचक जाना, सिकुड़ जाना या कोलैप्स हो जाना क्या कहलाता है, एटलेक्टेसिस। तो इसी कंडीशन के बारे में आज का अपना वीडियो है जिसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जनरल सी डेफिनेशन है अपने, एटलेक्टेसिस इज ए कंडीशन ऑफ लंग्स कैरेक्टराइज्ड बाय कोलैप्स ऑफ लंग्स टिश्यू। देन इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है एक्यूट एटलेक्टेसिस और एक होता है क्रोनिक एटलेक्टेसिस। एक्यूट मीन्स सडनली डेवलप होता है, सडनली किसी फॉरिन, जैसे कोई फॉरिन बॉडी के कारण डेवलप हो गया या किसी दूसरे ऑब्स्ट्रक्शन के कारण डेवलप हो गया, तो वो होता है एक्यूट एटलेक्टेसिस। दूसरा टाइप होता है क्रोनिक, मीन्स प्रोलोंग्ड पीरियड के बाद डेवलप होता है, जैसे किसी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण डेवलप हुआ, निमोनिया के कारण हुआ, ब्रोंकाइटिस के कारण हो गया, म्यूकस एक्यूमुलेशन हो रहा था, धीरे धीरे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया एंड एटलेक्टेसिस डेवलप हो गया। तो ये क्रोनिक टाइप का भी होता है। तो मेनली दो टाइप होते हैं इसके, एक्यूट एंड क्रोनिक। देन बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, कि किसी पर्सन के अंदर एटलेक्टेसिस कैसे डेवलप होता है, स्टेप बाय स्टेप कैसे ओकर होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, ब्लॉकेज इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो भी कारण है उन कारण से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ब्लॉकेज होगा। देन ऑब्स्ट्रक्ट द पैसेज ऑफ एयर, एयर पैसेज के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। देन रेड्यूस एल्वुलार वेंटिलेशन, जब एयर पासेज के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा तो एल्वुलाई तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, और जब एल्वुलाई में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो एल्वुलार वेंटिलेशन क्या होगा, कम होगा। देन एल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, और जो ऑक्सीजन ऑलरेडी एल्वुलाई के अंदर थी वो कहाँ चली गई, ब्लड के अंदर। अब्जॉर्बेशन ऑफ एल्वुलार एयर इनटू ब्लड स्ट्रीम, इस तरह से एल्वुलाई हो गए पूरे एम्प्टी, उनके अंदर कोई एयर नहीं बची। तो एडिशनल एयर कांट एंटर इनटू एल्वुलाई ड्यू टू ब्लॉकेज। अब ब्लॉकेज के कारण एल्वुलाई के अंदर कोई एयर नहीं एंटर कर पा रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, लंग्स बिकम एयरलेस। लंग्स के अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं रहेगी, वो खाली रहेंगे, खाली हो जाएंगे।
देन एयरलेस फॉर मोर टाइम, लंबे टाइम तक ऐसा ही बना रहेगा। देन जब खाली हो जाएंगे लंग्स के अंदर कोई एयर नहीं होगी तो लंग्स पिचक जाएंगे, मीन्स कोलैप्स हो जाएंगे। तो रेड्यूस लंग्स वॉल्यूम एंड कोलैप्स ऑफ लंग्स। तो इस तरह से ये पैथोफिजियोलॉजी होती है इस डिजीज कंडीशन की, कि किस तरह से किसी पर्सन के अंदर रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण एटलैक्टेसिस डेवलप हो जाता है। देन इसकी इटियोलॉजी की मैं बात करूं, क्या इटियोलॉजिकल फैक्टर रहते हैं इसके पीछे, तो कई सारे फैक्टर होते हैं जो एटलैक्टेसिस डेवलप कर सकते हैं, जिनमें से फर्स्ट वन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जो लास्ट वीक क्लास में हमने डिस्कस किया था। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के कारण एटलैक्टेसिस हो सकता है। देन स्मोकिंग इन्हेलेशन के कारण, लंग कॉन्ट्यूजन के कारण, ब्रोंकिएक्टासिस के कारण, इन्हेलेशन एनेस्थेसिया, एस्पायरेशन ऑफ फॉरिन बॉडी, किसी फॉरिन सब्सटेंस को एस्पायरेट करने के कारण, या एस्पायरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट रेस्पिरेटरी में जाके ऑब्स्ट्रक्ट कर दे। देन इम्पेयर्ड डायफ्रामेटिक मूवमेंट, अगर डायफ्रामेटिक मूवमेंट इम्पेयर्ड हो जाए, क्योंकि रेस्पिरेशन में हेल्प करती है डायफ्रामेटिक मसल्स। देन सीएनएस डिसफंक्शन, अगर सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कोई डिसफंक्शन है, जैसे कि कोमा या ओवर सडेशन, तो उसकी वजह से भी रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म फेल हो सकती है और लंग्स एयरलेस हो सकते हैं और कोलैप्स हो सकते हैं। देन चेस्ट वॉल डिसऑर्डर जैसे स्कोलियोसिस, तो इन सब कारण रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसी पर्सन के अंदर एटलैक्टासिस डेवलप होने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर किसी पर्सन के अंदर एटलैक्टासिस हो जाए तो कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो क्लिनिकल फीचर्स इस टाइप के होंगे पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे अपने को, जैसे फर्स्ट वन डिसअपनिया, देन कफ, देन क्रैकल्स ऑन अफेक्टेड एरिया, जो लंग्स अफेक्टेड होगा उसके अंदर क्रैकल साउंड देखने को मिलेगा। देन टैकीकार्डिया, टैकीपनिया, सेंट्रल साइनोसिस, देन डिक्रीज्ड ब्रीथ साउंड, अफेक्टेड साइड में ब्रीथ साउंड डिक्रीज मिलेंगे, अब्सेंट भी मिल सकते हैं। देन हेमेप्टाइसिस मीन्स ब्लड इन स्प्यूटम, ब्रीथिंग डिफिकल्टी इन सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन के अंदर पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी। देन एल्यूलार कोलैप्स, एल्यूलाई कोलैप्स हो जाएंगे। एंड पल्मोनरी इन्फेक्शन, पल्मोनरी इन्फेक्शन भी देखने को मिलेगा, लेकिन पल्मोनरी इन्फेक्शन ये सिम्टम होता है, कॉमन सिम्टम होता है क्रोनिक एटलैक्टासिस का, क्योंकि मैंने बताया था क्रोनिक धीरे धीरे डेवलप होता है और मोस्टली उसका कारण रहता है धीरे धीरे डेवलप होगा तो म्यूकस कलेक्ट होता रहेगा और इन्फेक्शन हो जाएगा। तो पल्मोनरी इन्फेक्शन देखने को मिलेगा ज़्यादातर क्रोनिक एटलैक्टासिस के अंदर, एक्यूट के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। बाकी सिम्टम लगभग कफिंग, डिसअपनिया, टैकीपनिया, टैकीकार्डिया ये सारे सेम ही मिलते हैं एक्यूट के अंदर और क्रोनिक के अंदर। डिफरेंस इतना ही होता है, क्रोनिक के अंदर इन्फेक्शन देखने को मिलेगा और इन्फेक्शन मिलेगा तो फीवर भी देखने को मिलेगा क्रोनिक एटलैक्टेसिस में। देन नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस ऑफ एटलैक्टेसिस। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मीन्स इसके अंदर पता करने के लिए अपन हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। देन कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन, देन चेस्ट एक्सरे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, एबीजी एनालिसिस, स्प्यूटम कल्चर, ब्रोंकोस्कोपी एंड थोरासेंटेसिस। तो इन सब डायग्नोस्टिक टेक्निक्स को यूज करके अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सी साइड के अंदर एटलैक्टेसिस डेवलप हुआ है, मीन्स राइट लंग्स के अंदर या लेफ्ट लंग्स के अंदर, उसको एक्सरे के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन कितना अफेक्ट हुआ है पेशेंट की ब्लड पीएच, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, ये अपन असेस कर सकते हैं एबीजी एनालिसिस के द्वारा। देन लंग्स की जो कैपेसिटी है, लंग्स कॉम्प्लियंस है, किस प्रकार फंक्शन कर रहे हैं वो अपन पता लगा सकते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के थ्रू। इसके अलावा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो स्पूटम कल्चर के थ्रू उसका पता लगाया जा सकता है। देन ब्रोंकोस्कोपी के थ्रू कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपन। देन थोरासेंटेसिस करके प्लूरल इफ्यूजन को अपन दूर कर सकते हैं या हीमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये डायग्नोस्टिक टेक्निक होती है जिनको अपन यूज करते हैं।
देन इसके बाद अपने को करना होता है इस डिजीज़ का मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट करने के पीछे अपने गोल्स होंगे वो इस प्रकार होंगे। फर्स्ट, टू इम्प्रूव वेंटिलेशन, पेशेंट के वेंटिलेशन को इम्प्रूव करना। देन टू रिमूव सेक्रेशंस, जो एक्स्ट्रा सेक्रेशंस हो रहे हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, ओरोफेरिंजियल सेक्रेशंस को रिमूव करना। देन टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, इस डिजीज़ के फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना। तो देज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल्स ऑफ द मैनेजमेंट। इसके मैनेजमेंट करने के पीछे ये 3 बड़े गोल होते हैं जिनको फुलफिल अपन करते हैं। देन इन्हीं गोल्स को ध्यान में रखते हुए अपन मैनेजमेंट करते हैं। तो मैनेजमेंट में वैसे कोई स्पेसिफिक मैनेजमेंट नहीं होता इस डिजीज़ कंडीशन का। अपने को क्या करना होता है, सेक्रेशंस को रिमूव करने के लिए पेशेंट को नेबुलाइजेशन करते हैं। ब्रोंकोडाइलेटर के थ्रू नेबुलाइजेशन किया जाता है पेशेंट का, ताकि जो नेजोफेरिंजियल ओरोफेरिंजियल सेक्रेशंस हैं उनको रिमूव किया जा सके। देन अगर रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज़ हो रही है तो एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन कर सकते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशन एंड थोरासेंटेसिस। तो इन टेक्निक्स के थ्रू अपन पेशेंट के सिम्टम्स को रिलीव कर सकते हैं, ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं एंड फर्दर कॉम्प्लिकेशन से डेवलप होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। देन इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नर्सिंग मैनेजमेंट भी होते हैं। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट होता है फर्स्ट लाइन मेजर्स। फर्स्ट लाइन मेजर्स के अंदर अपन यूज करते हैं डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, स्पायरोमेट्री एंड कफिंग। 3 टेक्निक यूज करते हैं फर्स्ट लाइन के अंदर, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, स्पायरोमेट्री एंड कफिंग। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, स्पायरोमेट्री एंड कफिंग। तो अगर ये टेक्निक से पेशेंट रेस्पॉन्ड नहीं करता है, फर्स्ट लाइन मेजर से रेस्पॉन्ड नहीं करता है, तो अपन ब्रोंकोस्कोपी यूज करते हैं एयरवे को ओपन करने के लिए एंड पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से ये मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर याद रखना, फर्स्ट लाइन मेजर्स के अंदर डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, स्पायरोमेट्री एंड कफिंग। अगर इनसे पेशेंट नॉन रेस्पॉन्सिव हो तब अपन ब्रोंकोस्कोपी यूज करते हैं। तो इस तरह से ये आज की अपनी छोटी सी डिजीज कंडीशन एटलेक्टासिस आई थिंक अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। फिर भी आपके कोई अगर डाउट्स आ रहे हैं तो कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं, वहाँ से आपको उनका अप्रोप्रिएट आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।